निराला की प्रगतिशील चेतना, जब हम इस विषय पर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रगतिशीलता और प्रगतिवादी जो दृष्टि है, प्रगतिशील दृष्टि और प्रगतिवादी दृष्टि, इनके मूल में अंतर तो है। प्रगतिशीलता एक गुण है, एक प्रवृत्ति है, और प्रगतिवाद एक आंदोलन है। हिंदी कविता में प्रगतिशील साहित्य और प्रगतिवादी साहित्य ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। प्रगतिशील साहित्य कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित तो है, जो शोषित और उत्पीड़ित मानव समूह को हर शोषण से मुक्त करने की अभिव्यक्ति प्रकट करता है। यानी वह इस तरह की दृष्टि और सोच वाले जो रचनाकार हैं, कवि हैं, वो शोषित के प्रति सहानुभूति रखते हैं, मजदूर के प्रति, किसान के प्रति, गरीब बेरोजगार के प्रति, उत्पीड़न सहन करने वाले व्यक्ति के प्रति, उस मानव समूह के प्रति उनकी सहानुभूति, इसलिए वो उसे अपनी कविता में स्थान देते हैं। निराला ने भी वह तोड़ती पत्थर, भिक्षुक जैसी कविताएं लिखते हुए सामाजिक इन्हीं विद्रूपताओं के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया था। हिंदी के प्रतिष्ठित समालोचक, इतिहासविद, रचनाकार आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा भी कि प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद के समाप्ति काल में, यानी सन 1936 ईस्वी के आसपास से सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होना आरंभ हुआ था। तो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये काव्य आंदोलन, तो हम देख सकते हैं कि 1936 ईस्वी के आसपास से जो सामाजिक चेतना हमें दिखाई दी, क्योंकि 36 तक हम छायावाद की परिकल्पना करते हैं, इसके शब्दार्थ से इनके स्वरूप को समझने में भ्रांति होती रहती है। इसलिए यही समझना चाहिए कि यह नाम उस काव्यधारा का है जो मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भाव बोध को लक्ष्य बनाकर चलती है। ये डॉक्टर नगेंद्र ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा और इस भ्रम को दूर किया, क्योंकि शब्द से, शीर्षक से या नाम से भ्रम पैदा होता है। विजय शंकर मल्ल ने लिखा कि प्रगतिवाद शब्द काव्य के क्षेत्र में सामान्य रूप से आजकल दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो सामान्य राष्ट्रीय और सामाजिक कविताओं के लिए, और दूसरे मार्क्सवादी विचारधारा से अनुशासित रचनाओं के लिए। हिंदी के प्रतिष्ठित समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रगतिशीलता की व्याख्या की और मार्क्सवाद शब्द का कहीं प्रयोग भी नहीं किया। प्रगतिशीलता को स्पष्ट करते हुए उन्होंने जो मत दिया, उसमें वो किसी लेखक के प्रगतिशील होने के लिए मार्क्सवादी दर्शन से जुड़ा होना यह कतई आवश्यक नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जो ये जरूरी नहीं कि जो प्रगतिशील लेखक या रचनाकार है, कवि है, वो मार्क्सवादी भी हो। इसलिए मार्क्सवादियों को यह भ्रम है कि प्रगतिशील वही होता है जो मार्क्सवाद से प्रभावित होता है या जो प्रगतिवादी होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये बड़े बड़े चिंतकों, विचारकों ने स्पष्ट किया। डॉक्टर रांगे राघव ने भी लिखा कि प्रगतिशील साहित्य का सृजन करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि लेखक मार्क्सवादी ही हो, वह मानवतावादी भी हो सकता है, किंतु उसे ईमानदार रहना आवश्यक है। ऐसे ही प्रेमचंद, जो कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी न होकर भी ईमानदार लेखक थे, उनकी बात की गई, जबकि जो मार्क्सवादी हैं वो प्रेमचंद को मार्क्सवाद की तरफ घसीटने का प्रयत्न करते हैं, कबीर को भी घसीटने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। डॉक्टर अश्वनी कुमार शुक्ल ने लिखा, यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि प्रगतिशील और प्रगतिवादी कविता में सूक्ष्म अंतर है। प्रगतिशील कविता मार्क्सवादी विचारधारा से नहीं बल्कि मानवीय सहानुभूति और संवेदना से जन्म लेती है, इसलिए हिंसा का आश्रय नहीं लेती, जबकि प्रगतिवादी कविता मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित है और हिंसा का आश्रय भी लेती है। शिवकुमार मिश्र ने भी लिखा कि जाहिर है कि मार्क्सवादी आलोचना के मूल में साहित्य और कला को देखने, परखने और उसे व्याख्यायित
या विश्लेषित करने वाले मार्क्सवादी दृष्टिकोण की स्थिति है और यह दृष्टिकोण समाज तथा जीवन इनसे संबंधित बुनियादी अवधारणाओं पर अवस्थित है। समाज और जीवन को देखने समझने का दावा करने वाली दूसरी तमाम दृष्टियां और विचारधाराएं भी हैं, किंतु उनकी तुलना में मार्क्सवाद का वैशिष्ट्य इस बात में है कि मार्क्सवाद एक समग्र जीवन दृष्टि है और मानव जीवन का शायद ही कोई पहलू हो जो उसकी अंतःग्रंथित समग्रता का हिस्सा न रहा हो, किंतु प्रगतिशीलता इससे कुछ हद तक अपना विलग अस्तित्व और अर्थ रखती है। रामविलास शर्मा ने तो स्पष्ट करते हुए यह भी लिखा कि प्रगतिशील साहित्य से मतलब उस साहित्य से है जो समाज को आगे बढ़ाता है, जो गति देता है, मनुष्य के विकास में सहायक होता है। तो प्रगतिशील होना और प्रगतिवादी होना, ये जो भ्रम पैदा हुआ, इसको समालोचकों ने दूर किया। इस तरह प्रगतिशीलता एक व्यापक संकल्पना है, एक विराट संकल्पना है, जो उस विधा निर्मिति के पहले साहित्य में भी देखी जाती है, संत काव्य में भी, सूफी काव्य में भी, राम और कृष्ण भक्ति काव्य में भी हम उस प्रगतिशीलता के दर्शन करते हैं। इस तरह बहुत से आलोचकों ने, समालोचकों ने, रचनाकारों ने इस भ्रम को दूर करने का प्रयत्न किया। डॉक्टर रांगे राघव, जो बहुत प्रसिद्ध कथाकार अनुवादक हैं, उन्होंने लिखा, प्रगतिशील विचार की अभिव्यक्ति खूब हुई, किंतु वर्ग संघर्ष का ज्ञान इस ज्ञान के पहले का है और मानवतावाद के रूप में यह प्रगति पहले भी किसी न किसी रूप में समाज में होती आई है। इस तरह प्रगतिशीलता का लक्षण अप्रिय अवस्थाओं का अंत करना है। प्रगतिशीलता का भेदक लक्षण कोई कालखंड नहीं, अपितु अपने युग की अभिव्यक्ति है। प्रेमचंद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रगतिशीलता की विशेषता स्पष्ट करते हुए यथार्थ के आग्रह पर बल दिया था और वे साहित्य में एक स्वस्थ परंपरा का विकास चाहते थे। इसलिए प्रेमचंद का जो गोदान है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर हमें ले जाता है। प्रेमचंद ने साहित्यकार को स्वभावतः प्रगतिशील बताया था और इस दृष्टि से प्राचीन साहित्यकारों का भी विश्लेषण वो करते हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि जो साहित्यकार है, जो रचनाकार है, जिसके पास समाज को और सामाजिकता को देखने की एक विशिष्ट दृष्टि है, वह तो स्वभाव से, जन्म से प्रगतिशील होता ही है। हिंदी के आरंभिक प्रगतिशील लेखकों में शिवदान सिंह चौहान, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, रांगे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त इत्यादियों का नाम लिया जाता है। और जब हम निराला के काव्य की प्रगतिशील चेतना पर विचार करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अनेक प्रगतिशील तत्व जिनकी चर्चा हमने की, उस प्रगतिशीलता की चेतना के बहुत से बिंदु आद्योपांत निराला में दिखाई देते हैं। निराला के समस्त वाङ्मय में रूढ़िवाद, ब्रिटिश शासन का दमन, उसकी दमन पूर्वक पूर्ण नीतियां, अछूत प्रथा, जातिवाद, सांप्रदायिकता के प्रखर विरोध के स्वर स्पष्ट दिखाई देते हैं। वो आक्रोश के, विद्रोह के कवि थे निराला। इसलिए निराला के काव्य में प्रगतिशील चेतना के अनेक उद्घाटक बिंदु हम देख सकते हैं। रूढ़िवाद का प्रचार जो हो रहा था उसका प्रबल खंडन निराला ने किया। प्रगतिशील कवि निराला स्वभावतः क्रांतिकारी थे। पुरातनता के रूढ़िग्रस्त प्रतिमानों का उन्होंने प्रखर विरोध किया। छोड़ दे शंकाएं, छोड़ दे शंकाएं के निर्झर गर्जित वीर, उठा केवल निर्मल निर्घोष, देख सामने बना अचल उपलों के उत्पल, धीर प्राप्त कर फिर नीरव संतोष। निराला यथार्थवादी स्वर के भी प्रबल पक्षधर रहे। निराला के प्रगतिशील काव्य में कल्पना के बरक्स यथार्थवाद का स्वर अधिक दिखाई देता है। निराला की दान कविता में सामाजिक यथार्थ का चित्रण प्रबल रूप से हम देख सकते हैं। द्विज राम भक्त, भक्ति की आश भजते शिव को 12 मास, कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण। सामाजिक प्रगतिशीलता की पक्षधरता भी निराला की कविता में मिलती है। सामाजिक प्रगतिशीलता का भाव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में प्रयोगवादियों के समाज की तरह
प्रचंड होकर आता है। वह पक्षधरता के रूप में जब सामने प्रकट होता है तो देख सकते हैं, भेद कुल खुल जाए वह सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए वो पूंजी तुम्हारे मिल में है। जो तुम्हारी मिलों में पूंजी है वो हमें, हमारे देशवासियों को मिल जाए, ऐसी कामना वो करते हैं। साम्यवादी दृष्टिकोण भी प्रगतिशील चेतना का एक हिस्सा है और निराला के काव्य में भी इस साम्यवादी दृष्टिकोण को हम देख सकते हैं और वो व्यवस्था और आर्थिक समस्याओं को साम्यवादी चश्मे से देखना चाहते हैं। दीनहीन और वंचितों की समस्याओं को वो मुखर होकर, प्रखर होकर उजागर करते हैं, उद्घाटित करते हैं, निडर होकर उनका बखान करते हैं। यहां कभी मत आना उत्पीड़न का राज्य, दुख ही दुख यहां है सदा उठाना, क्रूर यहां पर कहलाते हैं शूर, और हृदय पग शूर सदा ही दुर्बल क्रूर, स्वार्थ सदा रहता परार्थ से दूर। तो स्वार्थ और परार्थ दोनों में अंतर किया और उन्होंने बताया कि जो प्रगतिशीलता है वह किस तरह परार्थ से जुड़ी हुई है। नारी स्वातंत्र की चेतना, यह भी प्रगतिशीलता का एक लक्षण है। निराला के काव्य में नारी के, स्त्री के प्रति श्रद्धा का भाव प्रबल है। इलाहाबाद जैसे शहर में पत्थर तोड़ती हुई गरीब स्त्री की दशा का वर्णन जब वो करते हैं तो उसके आर्थिक अभाव की ओर, सामाजिकता में इस विपन्नता की स्थितियों को देखने समझने की ओर वो ध्यान आकृष्ट करते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। ये जो निराला का आक्रोश है, ये पूंजीपति व्यवस्था के विरुद्ध, ये शोषण करने वाले शोषक वर्ग के विरुद्ध आक्रोश है। इसलिए भिक्षुक कविता में भी, वह तोड़ती पत्थर कविता में भी ये इस सामाजिक असमानता के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं। महादेवी या प्रसाद आदि नारी के प्रति जो श्रद्धा भाव है वह अलग अलग तरह से प्रकट करते हैं। पंत में भी हम एक अलग तरह की दृष्टि और सोच देख सकते हैं। प्रसाद तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन नारी के प्रति जो तमाम तरह के क्रूर व्यवहार को रचनाकार देखते हैं, निराला देखते हैं, तो वो प्रगतिशील होने के नाते इन सामाजिक विद्रूपताओं, विषमताओं को दूर करने के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। निराला की अधिकांश कविताओं में पूंजीपतियों के प्रति जो फटकार है, जो नाराजगी है, जो आक्रोश है, वो एकदम फूट पड़ता है। अबे सुन बे ओ गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा धाम। अब ये जो भाव है, ये जो क्रोध है, ये जो आक्रोश है, और ये किस तरह से पूरे प्रतीकात्मक रूप में निराला ने परिकल्पना की, गुलाब को प्रतीक बनाया उस पूंजीपति का जो खाद का खून चूस चूस कर इस रंग और आब को प्राप्त करता है, आत्मसात करता है। इसलिए निराला ने क्रांति और नवनिर्माण की प्रेरणा की बात भी अपनी प्रगतिशीलता में हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। निराला उस व्यवस्था के धुर विरोधी थे जो जन साधारण का शोषण करती थी। निराला की अभिलाषा थी, उत्कट इच्छा थी कि सभी को समान अधिकार प्राप्त हो तथा संपूर्ण समाज का कल्याण संभव हो। इसलिए
मात्र क्रांति ही एकमात्र शस्त्र थी जिससे व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए निराला ने व्यवस्था में परिवर्तन लाने की बात की, व्यवस्था को बदलने की बात नहीं की। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि व्यवस्था को बदलना प्रगतिवाद का उद्देश्य रहा, लेकिन प्रगतिशीलता में अगर कहीं व्यवस्था में दोष है तो व्यवस्था के भीतर ही उन दोषों का निवारण कैसे हो, उन शोषण करने वाली स्थितियों को कैसे बदला जाए, इसकी चिंता की जाती है। निराला की कविता जागो फिर एक बार में देश के नवयुवकों को एक तरह से उद्बोधित करते हुए, उनका आह्वान करते हुए नवनिर्माण की प्रेरणा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला देते हैं। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति, कवि कंठ में क्षण क्षण में परिवर्तित, होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात। गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। ये जीवन चक्र ऐसे ही चल रहा है, समय निकलता जा रहा है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आ रहा है, और पता नहीं कितने वर्ष, कितनी सदियां इसी तरह निकल गईं। अब जागने का समय है। हम आंखें बंद करके स्वप्निल अवस्था में कब तक रहेंगे? इसलिए निराला जब विद्रोही बनते हैं तो बहुत प्रखर विद्रोही बनकर आते हैं। वो एक सच्चे विद्रोही की तरह समाज की इन सारी रुग्ण स्थितियों को बदलना चाहते हैं। इन शोषण करने वाली स्थितियों को और शोषकों को वो चुनौती देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने समस्त जीवन में प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक पल में जो जड़ मान्यताएं हैं, जो रूढ़ पारंपरिक त्याज्य मान्यताएं हैं, उनका डटकर विरोध किया। सरोज स्मृति में हम देख सकते हैं वो किस तरह से अपने आक्रोश को प्रकट करते हैं। ये कान्य कुब्ज कुलकुलांगार, खाकर पत्तल में करें छेद, इनके घर कन्या प्रबल खेद। ये जो निराला वास्तव में उनके काव्य में जो विद्रोह का स्वर है वो प्रकट होकर हमारे सामने आता है। फिर सोचा मेरे पूर्व जगन, गुजरे जिस राह वही शोभन, होगा मुझको यह लोक रीत, कर दूं पूरी गो नहीं भीत, कुछ नहीं तोड़ती गत विचार, पर पूर्ण रूप प्राचीन भार, ढोते मैं हूं अक्षम निश्चय, आएगी मुझमें नहीं विनय। और शिल्प के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर हर जगह प्रगतिशीलता के पक्षधर निराला दिखाई देते हैं। कितने काव्य आंदोलनों में निराला की भागीदारी रही और कैसे उन्होंने जो कविता के बदलते आंदोलनों से अपने को जोड़कर समकालीनता के साथ अपनी सार्थकता सिद्ध की। निराला के प्रगतिशील साहित्य की भाषा भी प्रगतिशील है और सामान्य ज्ञान की भाषा, सामान्य नागरिक और जन की भाषा, वह उस तरह की भाषा रही जो उनके लिए बोधगम्य हो। भावानुरूप भाषा के सिद्धांत मर्म को जानते पहचानने वाले निराला के लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक ही था कि वे हास्य व्यंग्य विनोद शैली को अपनाते हुए अपनी बात कहते रहें, और वो इसमें पूरी तरह सक्षम, निपुण और दक्ष भी दिखाई देते हैं। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। भिक्षुक के बारे में जो बिंब वो बनाते हैं, जो चित्र वो हमारे मनोमस्तिष्क पर उकेर देते हैं, वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी
पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। इस तरह एक याचक की, एक भिक्षुक की जो स्थिति है, उसकी जो वेदना है, उसकी जो पीड़ा है, और इस पूंजीवादी व्यवस्था में उसकी जो उपेक्षा हो रही है, उसको निराला ने बहुत बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता के साथ न केवल अनुभव किया, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए समाज के सामने उस चित्र को उकेरा, जिससे समाज को अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है और इस असमानता को दूर करने के तमाम उपायों पर विचार करने की प्रेरणा भी है। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। अब ये जो सात्विक भाव है निराला का, कि वो भारतवासियों के मानव मात्र के दुखों को उनके हृदय से खींचकर आत्मसात कर लेना चाहते हैं, वो एक तरह से अमृत का वितरण करना चाहते हैं, अमृत से सिंचित करना चाहते हैं और भारतीयों को अभिमन्यु की तरह बनाना चाहते हैं। इसलिए निराला ने कहीं जहां अवसर मिला, चाहे वो उनकी अपनी पुत्री सरोज, जिसके साथ बहुत अन्याय हुआ, उसे युवा अवस्था में विवाहोपरांत दम तोड़ते हुए निराला ने देखा। उस सरोज स्मृति के माध्यम से सरोज की उस दुर्दशा का चित्रण, वर्णन, जो कि सामान्यतः जिसकी अनुमति हम देखते हैं कि समाज नहीं देता, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री होने के बावजूद उसके उस दुखद जीवन को कविता के साथ जोड़ा, बांधा और एक लंबी कविता जो द्रवित करने वाली, जो भीतर तक झकझोर देने वाली कविता है, उसके साथ जोड़ दिया। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के इस नक्षत्र के रूप में, सूर्य के रूप में, क्योंकि नाम यथा नाम तथा गुण, मार्तंड की तरह दैदीप्यमान दहकने धधकने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो संपूर्ण वांग्मय है, उनमें उसमें प्रगतिशीलता दिखाई देती है। चाहे वो गुलाब को ललकारने की चेतना हो, अबे सुन बे ओ गुलाब, फूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, तो चाहे गुलाब को पूंजीपति व्यवस्था के रूप में प्रतीक बनाकर चुनौती देने की बात हो, ललकारने की बात हो, चाहे वो भिक्षुक और वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं के माध्यम से इस असमानता से ग्रस्त, असमानता के शिकार समाज को सचेत करने, जागरूक करने की बात हो, निराला प्रगतिशील विचारधारा के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। राम की शक्ति पूजा में भी इस प्रगतिशीलता को हम देख सकते हैं। शक्ति की नई उपासना पद्धति, यह प्रगतिशील चेतना का ही लक्षण है। और एक और मन था, यह प्रगतिशीलता का ही सूत्र वाक्य है, बिंदु है। तो मित्रों, वास्तव में निराला आधुनिक हिंदी काव्य के बहुत ही सशक्त प्रगतिशील कवि हस्ताक्षर हैं, गद्य सृजन करने वाले रचनाकार हैं। यह हम उनकी समस्त रचनाओं के माध्यम से समझ सकते हैं। आज इस विषय को यहीं विराम देते हैं, आज्ञा लेते हैं। नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।